तो आज बात करते हैं 1998 की गर्मियों की। एक ऐसी छुट्टी की जहां बचपन की सुनहरी यादें एक भयानक सपने में बदल जाती हैं। ये वो वेकेशन थी जो यादगार तो बनी, पर उन वजहों से जिनके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो कहानी शुरू होती है बड़े ही जोश और उम्मीद के साथ। दो भाई बहन हैं जो पूरे 10 साल बाद अपने नाना नानी से मिलने जा रहे हैं। उनके दिमाग में एक परफेक्ट समर वेकेशन की तस्वीर है। ढेर सारा प्यार, पुरानी बातें और मजेदार यादें। पर क्या वाकई ये छुट्टियां वैसी थीं जैसा उन्होंने सोचा था, या शिमला की उन खूबसूरत पहाड़ियों में कुछ ऐसा उनका इंतजार कर रहा था जो उनकी दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था? चलिए पता लगाते हैं। तो कहानी का पहला पड़ाव है छुट्टियों की शुरुआत। यहीं से सब कुछ शुरू होता है। दो बच्चे जो पहली बार अपने मम्मी पापा के बिना इतने लंबे सफर पे निकले हैं, उस पुराने फार्म हाउस की तरफ जहां उनका बचपन बीता था। उम्मीदें तो बहुत थीं, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। तो मिलिए हमारे मेन कैरेक्टर्स से। 16 साल की निशा और उसका 13 साल का छोटा भाई अमन। दोनों जा रहे हैं शिमला के पास अपने नाना नानी के फार्म हाउस। 10 साल, सोचिए 10 साल एक बहुत लंबा टाइम होता है, और वो दोनों अपने नाना नानी से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। लेकिन स्टेशन पर पहुंचते ही ना, पहली अजीब चीज होती है। उनकी यादों वाले हंसते खेलते हेल्दी नाना नानी अब बहुत कमजोर और बूढ़े लग रहे थे। और सबसे अजीब बात, इतनी चिलचिलाती गर्मी में उन्होंने शॉल ओढ़ी हुई थी। उनकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था और चेहरे पर एक मुस्कान जो असली बिल्कुल नहीं लग रही थी। और फार्म हाउस पहुंचकर तो उनकी बची खुची उम्मीद भी टूट गई। ये वो घर था ही नहीं जो उन्हें याद था। दीवारें पीली पड़ चुकी थीं, चारों तरफ जंगली घास उगाई थी और एक अजीब सी खामोशी थी। बरामदे पर रखी रॉकिंग चेयर बिना हवा के अपने आप हिल रही थी, और घर के अंदर घुसते ही एक सड़ी हुई अजीब सी बदबू ने उनका स्वागत किया। कुछ तो गड़बड़ थी। तो अब आते हैं कहानी के अगले हिस्से पर। अजीब नाना नानी। घर का माहौल तो डरावना था ही, पर असली बेचैनी तो उनके बर्ताव से शुरू हुई, जिसने बच्चों के मन के उत्साह को धीरे धीरे डर में बदलना शुरू कर दिया। और ये था पहला बड़ा रेड फ्लैग। रात के खाने पे नाना नानी टेबल पर तो बैठे, पर उन्होंने एक दाना तक नहीं खाया। वो बस बच्चों को खाते हुए देखते रहे और यही कहते रहे कि वो उनके आने से कितने खुश हैं। ये प्यार कम और कुछ अजीब ज्यादा लग रहा था। और फिर रात को नाना जी ने एक बड़ी ही अजीब सी वार्निंग दी। उन्होंने बच्चों को सख्त हिदायत दी कि रात में कमरे से बाहर बिल्कुल मत निकलना। वजह बताई, जंगली जानवर। सुनने में तो ये एक नॉर्मल सी सलाह लग सकती है, पर उनके कहने के अंदाज में कुछ ऐसा था जिसने बच्चों को डरा दिया। अब देखते हैं कि आगे क्या हुआ, यानी डरावने इशारे। अगले 2 दिनों में ये अजीब माहौल और भी ज्यादा गहरा गया। रोज की कुछ अजीब आदतें और कुछ नई डरावनी चीजों ने बच्चों को यकीन दिला दिया कि यहाँ कुछ बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है। उनका डेली रूटीन भी बड़ा अजीब था। सुबह बच्चों को जगाने के बाद नाना नानी ये कहकर चले जाते कि वो खेतों में काम करने जा रहे हैं, और लौटते थे देर रात को। इसका मतलब निशा और अमन पूरा दिन उस डरावने सुनसान घर में एकदम अकेले रहते थे, बाहर की दुनिया से पूरी तरह कटे हुए। अब जरा इन हरकतों पर ध्यान दीजिए। वो कभी बच्चों के साथ खाना नहीं खाते थे। नानी कभी भी बिना किसी वजह के जोर जोर से हंसने लगती थी। नाना जी घंटों तक बस एकटक दीवार को घूरते रहते थे, जैसे वो वहां हो ही नहीं। और सबसे डरावनी चीज, फ्रिज में एक पतीले में भरा गाढ़ा लाल रंग का लिक्विड, और घर का लैंडलाइन फोन जो खराब पड़ा था। मतलब वो पूरी तरह से वहां फंस चुके थे। जब अमन ने हिम्मत करके उस लाल लिक्विड के बारे में पूछा ना, तो नानी ने बस इतना कहा, ये एक पुरानी पारिवारिक रेसिपी है। और फिर वो जोर जोर से हंसने लगी। उनकी वो हंसी किसी खुशी से ज्यादा डरावनी थी, और उस लिक्विड का राज और भी गहरा हो गया। कहानी के चौथे हिस्से, रात का साया में। अब तक जो डर सिर्फ महसूस हो रहा था, अब वो सामने आने वाला था। रात के अंधेरे में हुई कुछ घटनाओं ने उन्हें यकीन दिला दिया कि उनका सामना किसी भयानक चीज से हो रहा है। एक रात निशा की नींद एक अजीब आवाज से टूटती है। उसने देखा कि दरवाजे के नीचे से एक बहुत बड़ी परछाई गुजरी। फिर उसे घुर्राने की आवाज आई, ऐसी आवाज जो किसी जाने पहचाने जानवर की नहीं थी। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला तो सड़न की बदबू और भी तेज हो गई, और अचानक उसके ठीक पीछे उसकी नानी खड़ी थी, जिनका चेहरा डरावना और पीला पड़ चुका था। और ऐसा नहीं था कि ये सब सिर्फ निशा के साथ हो रहा था।
अगली दोपहर जब घर में कोई नहीं था, अमन को अंदर से बच्चों के खेलने की आवाजें सुनाई दी। उसे एक छोटे लड़के की परछाई तक दिखी, पर जब वो अंदर गया तो वहां निशा के अलावा और कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो घर खुद जिंदा हो। और फिर वो हुआ जिसने दोनों के होश उड़ा दिए। अमन ने ड्राइंग रूम में नाना नानी की एक तस्वीर देखी जिसकी आंखों से खून बह रहा था। वो डर के मारे भागा और निशा को बुलाकर लाया, लेकिन जब वो दोनों वापस आए तो तस्वीर बिल्कुल नॉर्मल थी। अब ये साफ था कि जो भी हो रहा है वो उनका वहम नहीं है। अब हम पहुंच गए हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। कमरे का सच। डर अपनी जगह था, पर अब बच्चों को जवाब चाहिए थे, और उन्हें यकीन था कि जवाब उस एक जगह छिपा है जहां जाने से उन्हें सख्ती से मना किया गया था। उन्हें ये रियलाइज हुआ कि वो जो भयानक बदबू पूरे घर में फैली थी वो एक ही जगह से आ रही थी। पहली मंजिल पर नाना नानी का वो कमरा जो हमेशा बंद रहता था। वो जानते थे कि अगर सच जानना है तो उस दरवाजे को खोलना ही होगा। तो उन्होंने अपनी सारी हिम्मत जुटाई, चाबियों का गुच्छा ढूंढा और कांपते हाथों से एक एक करके हर चाबी को ताले में आजमाना शुरू किया। आखिरकार एक चाबी लग गई और उन्होंने धीरे से दरवाजा खोला, ये सोचे बिना कि अंदर कौन सा भयानक सच उनका इंतजार कर रहा है। और जैसे ही दरवाजा खुला, एक ऐसी गंदी, असहनीय बदबू आई कि उनका दम घुटने लगा। ये वही सड़न की गंध थी, पर अब 1000 गुना ज्यादा तेज। वो समझ गए थे कि वो किसी बहुत ही भयानक चीज के बेहद करीब हैं। और अंदर उन्होंने जो देखा, उसने उनके पैरों तले से जमीन ही खींच ली। बिस्तर पर 2 लाशें पड़ी थीं, जो लगभग सड़ चुकी थीं। और फिर निशा की नज़र एक लाश के गले में पड़े लॉकेट पर गई। ये वही लॉकेट था जो उसकी नानी हमेशा पहनती थीं। बस उसी पल में वो भयानक सच समझ गए, ये लाशें उनके असली नाना नानी की थीं। और यहीं पर ये कहानी हमें एक बहुत ही डरावने सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर बिस्तर पर पड़ी लाशें उनके असली नाना नानी की हैं, तो फिर वो 2 लोग कौन थे जिनके साथ निशा और अमन इतने दिनों से रह रहे थे? वो क्या थे और आखिर वो चाहते क्या थे? इसका जवाब शायद हमें कभी न मिले।